सपने सब देखते हैं, लेकिन जब ये सपने इंसान को अंधा बना दें तो इंसान नहीं रह जाता। वो एक ऐसा दरिंदा बन जाता है जो किसी भी हद तक जा सकता है, सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही मास्टरमाइंड की है जिसका सपना था रातों रात अमीर बनने का, लेकिन इस सपने ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने एक ही परिवार की 3 जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर दिया। 19 जून 2011, इंदौर का पॉश इलाका श्रीनगर। इसी दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर में 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई, और वो भी इतनी बेरहमी से कि पुलिस तक हैरान रह गई। ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आ गया। इतना ही नहीं, इस केस में भारत में पहली बार एक महिला को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ये सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफनाक खेल था जिसमें एक एक करके पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म कर दी गईं। क्या थी इस खून की कहानी? कौन था इसका मास्टरमाइंड? और कैसे सामने आए एक के बाद एक ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये कहानी है 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो इंदौर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की मां रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा एक वर्किंग वुमन थी और मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM बिजनेस से जुड़ी थी। आपने MLM के बारे में सुना ही होगा, जितने लोग जोड़ो उतनी कमाई। कहा जाता है कि मेघा ने इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। उनका शौक भी उनकी कमाई की तरह बड़ा था, खास तौर पर कीमती गहनों का। वो जब भी बाहर जाती थी भारी ज्वेलरी पहनकर ही निकलती थी। उनके पति एक बैंक में मैनेजर थे और दूसरे शहर में नौकरी करते थे। ये परिवार कुछ समय पहले उज्जैन से इंदौर आया था और यहाँ खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि जल्द ही इनकी हंसी खुशी की जिंदगी एक खूनी मातम में बदल जाएगी। एक दिन मेघा अपनी कीमती ज्वेलरी पहनकर शॉपिंग मॉल गईं। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग खरीदारी में लगे थे, बच्चे खिलौनों के पीछे दौड़ रहे थे और दुकानों के बाहर लंबी कतारें थीं। लेकिन उसी भीड़ में छिपा बैठा था एक ऐसा शख्स जिसकी निगाहें सिर्फ मेघा की ज्वेलरी पर थीं और उसके इरादे कत्ल से कम नहीं थे। भीड़ भाड़ वाले उस मॉल में जहां मेघा अपनी ज्वेलरी पहनकर शॉपिंग कर रही थी, वहीं उनकी मुलाकात हुई 23 साल की नेहा वर्मा से। नेहा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बातूनी और खुशमिजाज भी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। नेहा की जिंदगी में एक खास शख्स था, 24 साल का रोहित। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन उनके इन सपनों में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, गरीबी। नेहा के पिता एक बस ड्राइवर थे और घर में तंगी हमेशा बनी रहती थी। नेहा और रोहित दोनों की सोच मिलती जुलती थी। एक ही सपना था उनका, रातों रात अमीर बनना। एक ऐसी जिंदगी जीनी थी जहां पैसों की कोई कमी ना हो और उन्हें दुनिया की कोई परवाह न करनी पड़े। इसी ख्वाब ने नेहा को मेघा के करीब ला दिया। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती, उससे उसके MLM बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करती। उसे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो भी जल्दी अमीर बन सकती है। 13 जून 2011 को मेघा ने खुद नेहा को कॉल कर अपने घर बुलाया, उसे MLM बिजनेस के बारे में विस्तार से बताने के लिए। नेहा मेघा के घर आई, बातचीत हुई और फिर कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। लेकिन इसके ठीक बाद मेघा के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दोपहर होते होते घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। न कोई हिलडुल, न कोई आवाज, जैसे घर ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला जब मेघा के फ्लैट के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन फर्श पर खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए हैं। वो डर गई और उसने तुरंत मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक आया, दरवाजे के बाहर से आवाजें लगाईं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बेचैन होकर उसने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और फिर जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। घर के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल गई। फर्श पर 3 महिलाओं की लाशें पड़ी थीं। 42 साल की मेघा देशपांडे, उनकी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की मां रोहिणी, तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और फ्लैट को घेर लिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें भी एक पल के लिए रुककर सांस लेनी पड़ी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था कि हर कोई सन्न था। तभी पुलिस को एक अहम सुराग मिला। घर के अंदर से 2 बुलेट शेल्स यानी गोलियों के खोखे बरामद हुए। जांच शुरू हुई और पता चला कि मेघा के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर पर सिर्फ एक गोली का निशान था, तो फिर दूसरी गोली किस पर चलाई गई? इसका जवाब जानने के लिए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ कि मेघा की मां रोहिणी और बेटी अश्लेषा की हत्या चाकुओं से की गई थी।
और वो भी सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार चाकू गोद गोद कर बहुत ही बर्बर तरीके से मारा गया था। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी बल्कि एक प्लान किया हुआ ट्रिपल मर्डर था जिसमें कोई ऐसा शामिल था जो न सिर्फ इन महिलाओं को जानता था बल्कि उनकी आदतों और कमजोरी से भी वाकिफ था। देशपांडे परिवार की इस जघन्य हत्या की खबर जब पूरे शहर में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर तरफ एक ही मांग उठ रही थी, हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि पुलिस पर भी केस को जल्द सुलझाने का जबरदस्त प्रेशर आ गया था। टीम बनाकर जांच शुरू की गई, बट मुश्किल ये थी कि शुरुआती छानबीन में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक छोटी सी बात ने इस केस की दिशा ही बदल दी। जब फॉरेंसिक टीम ने हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की बारीकी से जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तीनों मृतकों का खून तो वहां था ही, लेकिन इनके अलावा एक और शख्स का खून भी वहां मौजूद था। यही वो मोड़ था जहां से पुलिस को पहली बार ये यकीन हुआ कि इस वारदात के दौरान हत्यारा खुद भी जख्मी हुआ होगा। अब पुलिस ने शहर के सभी अस्पतालों में ये जांच शुरू कर दी कि क्या हाल ही में किसी व्यक्ति ने गोली लगने का इलाज करवाया है। इसी बीच पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब तलाश तेज हो गई थी, कातिल तक पहुंचने की रेस शुरू हो चुकी थी। फोन रिकॉर्ड्स की छानबीन में पुलिस को एक और सुराग मिला। मेघा देशपांडे के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गईं तो एक नंबर ऐसा था जिससे लगातार और लंबी बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की जांच की गई तो पुलिस हैरान रह गई। वो नंबर किसी और का नहीं, नेहा वर्मा का था। अब शक की सुई नेहा की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास अभी उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। फिर भी वो नेहा की हर हरकत पर नजर रखने लगी। उसकी लोकेशन ट्रैक की जाने लगी। कुछ ही समय में पता चला कि नेहा एक एटीएम के पास मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर दाखिल हुई उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। नेहा को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई, बट उसने पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। हर सवाल पर सिर्फ खामोशी। पुलिस को अब उस शख्स की तलाश थी जो इस प्लान का दूसरा हिस्सा हो सकता था। इसी दौरान पुलिस को एक और बड़ा क्लू मिला। एक लड़का जिसने घटना वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी, उस वक्त वो शहर के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा था। जब उसकी पड़ताल की गई तो सच सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि नेहा का बॉयफ्रेंड था और उसके पैर में गोली लगी हुई थी। अब सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि देशपांडे परिवार के घर में जो खून मिला था वो राहुल का ही था। पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था। जिस ख्वाब ने नेहा और राहुल को एकजुट किया था, रातों रात अमीर बनने का सपना, वही ख्वाब अब उन्हें जेल की कोठरी तक ले जा रहा था। नेहा और राहुल को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो सच बाहर आने लगा जिसने हर किसी को चौंका दिया। नेहा ने जो कहानी बताई वो उतनी ही हैरान करने वाली थी जितनी ये वारदात। उसने बताया कि उसकी पहली मुलाकात मेघा देशपांडे से एक मॉल में हुई थी। मेघा की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, कीमती गहने और रईसी ठाठ, इन सबसे नेहा इतना प्रभावित हुई कि उसी पल उसके दिमाग में लालच ने जन्म ले लिया। नेहा ने बताया कि वो जानबूझकर मेघा से टकरा गई। मेघा के हाथ में जो सामान था वो गिर पड़ा। नेहा ने फौरन सॉरी आंटी कहा और झुककर सामान उठाने में मदद की। बस यही था वो पहला मौका जब नेहा ने खुद को मेघा के करीब लाने की शुरुआत की। धीरे धीरे नेहा ने बातों बातों में मेघा से दोस्ती बढ़ाई, यहाँ तक कि एक दिन वो मेघा को शॉपिंग के बाद उनकी कार तक भी छोड़ने गई। इस दौरान नेहा को पक्का यकीन हो गया कि मेघा किसी अमीर और अकेली रहने वाली महिला है। नेहा के जहन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, रातों रात अमीर बनना, और उसे रास्ता दिखा था मेघा देशपांडे का घर। यहीं से नेहा ने एक खौफनाक साजिश की नींव रखी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताया, कैसे मेघा अमीर है, कैसे उसके घर में सिर्फ महिलाएं रहती हैं और कैसे वो उसके साथ घुल मिल चुकी है। ये सुनकर राहुल भी लालच में आ गया। उसे लगा ये तो परफेक्ट मौका है, घर में कोई मर्द नहीं, पैसा और गहनों की भरमार और अंदर तक पहुंच चुकी नेहा। अब योजना बनने लगी। मकसद था मेघा के घर लूटपाट करना और अगर जरूरत पड़ी तो हत्या तक कर देने से पीछे नहीं हटना। लेकिन राहुल के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त मनोज से संपर्क किया। मनोज उम्र में बड़ा था और उसका पुराना दोस्त था। उसके पास एक पिस्तौल थी और उसने राहुल की मदद करने के लिए वो हथियार दे भी दिया। अब वो दिन आ चुका था, 19 जून 2011, जिस दिन इस खौफनाक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। नेहा ने घटना को अंजाम देने के लिए एक नया बहाना बनाया। उसने मेघा को कॉल करके कहा कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम में दिलचस्पी रखती है और कंपनी का फॉर्म भरना चाहती है। मेघा ने उसे घर बुला लिया। नेहा फॉर्म लेकर आई, लेकिन जानबूझकर फॉर्म भरने में उलझने लगी। फिर उसने बहाना बनाया, एक दोस्त पास ही है, वो इसमें मेरी मदद कर सकता है, क्या मैं उसे बुला लूं? मेघा ने हामी भर दी और यहीं से उस साजिश का दरवाजा खुल गया जिसमें सिर्फ लूट नहीं थी बल्कि खून भी लिखा था। प्लान के मुताबिक कुछ ही मिनटों में राहुल और उसका साथी मनोज भी मेघा के घर में दाखिल हो गए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे, राहुल ने जेब से पिस्तौल निकाली और बिना कुछ बोले, बिना किसी चेतावनी के बेहद करीब से मेघा पर गोली चला दी।
गोली सीधा मेघा के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही राहुल था जिसने इस हत्या की पहली और सबसे खतरनाक चाल चली थी। गोली की आवाज सुनते ही मेघा की मां और उसकी बेटी अश्लेषा दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दोनों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। राहुल ने अश्लेषा से एटीएम कार्ड मांगा और जबरदस्ती उसका पिन नंबर भी पूछ लिया। इसके बाद राहुल ने अश्लेषा और उसकी नानी को भी गोली से मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में गोली राहुल के खुद के पैर में जा लगी। अब हालात बिगड़ चुके थे, लेकिन हत्या का इरादा कायम था। इसके बाद राहुल और मनोज ने चाकू निकालकर अश्लेषा और उसकी नानी पर ताबड़तोड़ वार किए और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तीनों महिलाओं की हत्या के बाद उन्होंने घर से करीब 1.5 लाख रुपए कैश, 5 लाख तक के कीमती गहने और एटीएम कार्ड लूटे और मौके से फरार हो गए। यही वो एटीएम कार्ड था जिसे इस्तेमाल करने के लिए नेहा बाद में एटीएम पहुंची थी और वहीं से पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर उसे धर दबोचा। राहुल, जो गोली लगने से घायल था, उसने खुद को बचाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाई और इलाज करवाने अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों ने उसे भी नहीं छोड़ा। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उनका प्लान था सिर्फ लूट, हत्या और फिर गायब हो जाना। उन्हें लगा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जल्द ही ये केस मीडिया और जनता की नजरों में आया। चारों तरफ एक ही मांग उठी, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। दिसंबर 2013 में जिला अदालत ने तीनों नेहा, राहुल और मनोज को उम्र भर जेल में सड़ाने की नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाई। पुलिस ने कोर्ट में खून से सने कपड़े, चाकू, जूते और लूटे गए जेवरात बतौर सबूत पेश किए थे। 2014 में जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब इंदौर बेंच ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तीनों की फांसी की सजा कायम रही। आज नेहा वर्मा इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है। जेल के भीतर वो अब महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही है, लेकिन उसकी असल पहचान हमेशा एक खौफनाक कातिल की ही रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पैसा, लालच और गलत सोच एक इंसान को उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये केस हमें कई सबक सिखाता है। कभी भी पब्लिक प्लेस में महंगे गहनों का प्रदर्शन न करें। अनजान लोगों से अचानक घुलना मिलना खतरनाक हो सकता है। छोटी सी सावधानी बड़े हादसों को टाल सकती है। और सबसे अहम बात, इंदौर में ये पहला मामला था जहां एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। आपका इस केस पर क्या कहना है? क्या कोर्ट का फैसला सही था? क्या सजा और भी सख्त होनी चाहिए थी? और कैसी लगी आपको ये ट्रिपल मर्डर की कहानी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सच्चे जुर्म की कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।